गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लेसन नंबर 6 की बात कर रहे थे, फसल उत्पादन की। किसकी कर रहे थे? फसल उत्पादन की। फसल उत्पादन की अपन बात कर रहे थे, उसके अंदर अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। फर्स्ट टॉपिक अपने था कौन सा? अनाज वाली फसलें। कौन सी थी? अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों के अंदर अपन 4 क्रॉप्स की बात कर चुके थे, 4 फसलों की बात कर चुके थे। नेक्स्ट आपके इसी क्रम में जो अनाज वाली फसल आती है वो है गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ, वीट। तो गेहूं की यदि बात करें तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है बच्चों ट्रेटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रेटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है। इसके कुल की बात यदि की जाए, फैमिली की यदि इसकी बात की जाए तो वही ग्रेमिनिया पोएसी। जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं उनका कुल होता है बच्चों ग्रेमिनिया पोएसी। कौन सा होता है? ग्रेमिनिया पोएसी। उसके बाद यदि बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की तो गेहूं जो है उसका उत्पत्ति स्थान है बच्चों दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, इसको गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद यदि बात करें उपनाम की तो देखिए बच्चों कुछ फसलें होती हैं जिनको उपनाम से जाना जाता है। तो अनाजों का राजा, अनाजों का राजा किसको कहते हैं बच्चों? गेहूं को। लेकिन अनाजों की रानी कौन थी? अनाजों की रानी कौन थी बच्चों? अनाजों की रानी किसको कह रहे थे अपन? मक्का को। किसको कह रहे थे? मक्का को। अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं। अनाजों का राजा किसको कहते हैं? गेहूं को। किसको कहेंगे? गेहूं को। उसके बाद पुष्पक्रम की यदि बात करें तो गेहूं का जो पुष्पक्रम है वो कहलाता है बच्चों स्पाइक। क्या कहलाता है? स्पाइक। बट धान का कौन सा था? धान का था बच्चों पेनिकल। कौन सा था? पेनिकल, जो कि जेट के एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, ध्यान रख लेना। गेहूं का पुष्पक्रम कौन सा है? स्पाइक। लेकिन धान का कौन सा था? पेनिकल। कौन सा था बच्चों? पेनिकल। उसके बाद यदि बात करें दाने का प्रकार तो जितनी भी खाद्यान्न फसलें लगभग है मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ठीक है, इनके दाने का जो प्रकार है वो है कैरियोप्सिस। कौन सा है? कैरियोप्सिस। गुणसूत्र संख्या की यदि अपन बात करें तो गेहूं के अंदर 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात ये कैसा है? षटगुणित। कैसा है बच्चों? षटगुणित। कैसा है? षटगुणित। हेक्साप्लॉइड। कैसा है? हेक्साप्लॉइड। देखिए बच्चों उत्पादन, अपन नेक्स्ट बात किसकी करें? उत्पादन। तो खाद्यान्न फसलों में दूसरा स्थान है इसका बच्चों। कौन सा है? खाद्यान्न में धान के बाद दूसरा स्थान, ठीक है। दूसरा स्थान किसका आता है बच्चों? गेहूं का। सर्वाधिक जो खाए जाने वाली फसल है वो धान है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन आता है? गेहूं। कौन सा आता है? गेहूं। देखो प्रोडक्शन, उत्पादन की यदि अपन बात करें तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। भारत के अंदर सर्वाधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है बताओ? गंगानगर। कहां पर होता है? गंगानगर। देखो राजस्थान में धान के बाद खाद्यान्न में धान के बाद कौन सा स्थान आता है बच्चों? दूसरा। कौन सा आता है? दूसरा। उत्पादन की यदि बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि इसकी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है बच्चों? गंगानगर के अंदर। कहां पर होता है? गंगानगर के अंदर इसका उत्पादन होता है। दूसरी बात, गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, उत्तरदायी जीन। गेहूं में बोनेपन जिसके कारण पाया जाता है उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है बच्चों? नोरिन 10। कौन सा है? नोरिन 10, ठीक है। इसके अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो कौन सी है? ग्लूटीन। कौन सी है बच्चों? ग्लूटीन। तो देखिए आप लोग गेहूं का बोटनिकल नेम बच्चों ट्रेटिकम एस्टिवम। कुल कौन सा है? ग्रेमिनिया पोएसी। उत्पत्ति स्थान की यदि बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया।
उपनाम है इसका, अनाजों का राजा कहते हैं, लेकिन अनाजों की रानी किसको कहते हैं? मक्का को। उसके बाद पुष्पक्रम की यदि बात करें तो स्पाइक कहलाता है, लेकिन धान का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा बच्चों? पेनिकल। क्या कहलाएगा? पेनिकल। दाने का प्रकार की यदि बात करें तो कैरियोप्सिस। दाने का प्रकार क्या है? कैरियोप्सिस। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 42। कितनी होती है? 42। षटगुणित होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। खाद्यान्न में विश्व में धान के बाद कौन सा स्थान आता है इसका? दूसरा। कौन सा? दूसरा, गेहूं का। ठीक है। उत्पादन की यदि बात करें तो भारत में इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है बच्चों? गंगानगर में। कहां पर होता है? गंगानगर में। उसके बाद गेहूं में बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कौन सा है? नोरिन 10। कौन सा है? नोरिन 10। प्रोटीन की यदि बात करें तो इसके अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है ग्लूटीन। कौन सी है बच्चों? ग्लूटीन। ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रख लेना बच्चों, धान का मैंने पहले भी बताया था, धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो देखिए बच्चों, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो अपने आता है जलवायु। कौन सा आता है? जलवायु। जलवायु की यदि बात करें तो सीधी सी बात है, देखो रबी की फसल है। कौन सी फसल है बच्चों? रबी की फसल है। तो इस टाइम पे सर्दियां होती है अपने यहाँ पर, तो कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है? शीतोष्ण जलवायु। कौन सी होती है बच्चों? शीतोष्ण जलवायु है, वो इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अंकुरण हेतु जो टेम्परेचर है वो है 3.5 से 5.5 के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए अंकुरण हेतु। इष्टतम तापमान जो होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इसके लिए। और पकने के लिए जब फसल पकने लग जाती है तो उस टाइम पर टेम्परेचर कितना होनी चाहिए? 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, इसकी अंकुरण के लिए 3.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड व फसल के परिपक्व होने के समय 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसके बाद मृदा की यदि बात करें तो अच्छे जल निकास वाली कौन सी मृदा बच्चों? बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। जिसका पीएच मान किसके मध्य होना चाहिए? 6 से 8.5 के मध्य। लवणीय मृदा इसकी भूमि के लिए, इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, तो बलुई दोमट मृदा है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद खेत की तैयारी। देखो बच्चों, खेत की तैयारी की यदि बात करें तो जब खरीफ की फसल पूर्णतः पक करके तैयार हो जाती है, जब उनकी कटाई कर ली जाती है, तो खरीफ की फसल पकने के पश्चात 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा कर दी जाती है। हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है और खेत को तैयार कर लिया जाता है। तथा कुछ भूमिगत जो कीट रहते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्लोरोपाइरीफास, कौन सा? क्लोरोपाइरीफास, ये दीमक आदि को नष्ट करने के लिए काम आता है बेटा, क्लोरोपाइरीफास। ठीक है। तो क्लोरोपाइरीफास आदि जो रसायन है, कीटनाशी रसायन है, उनको भूमि के खेती की तैयारी जब अपन करते हैं तो उसके अंदर भूमि के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है ना। तो एक खरीफ की फसल कटने के बाद 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है तथा भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए क्लोरोपाइरीफास आदि कीटनाशी रसायन डाल दिए जाते हैं और खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद उन्नतशील इंप्रूव्ड वैरायटी की यदि बात करें, ध्यान रख लेना बच्चों, जो गेहूं की फसल है वो इंपॉर्टेंट है, जेट की दृष्टि से भी और बोर्ड की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी है। राज 1482, राज 3077, दोनों इंपॉर्टेंट वैरायटी है बच्चों। राज 3765, HD 2329, HD 2687, राज 3777, WH 147, राज 1420, लोक फर्स्ट आदि, ये वैरायटीज है इसकी, उन्नतशील किस्में हैं। यदि बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटियों की जो पूछी हुई है जेट वगैरह में, तो देखिए बच्चों, कल्याण सोना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कल्याण सोना किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो किसकी है बच्चों? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। दूसरी बात है सुजाता। देखिए सुजाता से कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुजाता जो वैरायटी है वो बारानी क्षेत्रों के लिए, बारानी क्षेत्रों के
लिए। अब बारानी क्षेत्र क्या होता है? जहां पर वर्षा पर निर्भर रहती है, ठीक है ना। खेती किस पर निर्भर रहती है? वर्षा पर। वर्षा वाले क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर रहती है, वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती, वो बारानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है गेहूं की? सुजाता। कौन सी है बच्चों? सुजाता। एक HD 2009 वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है बच्चों ये HD 2009। इसी का दूसरा नाम है बच्चों अर्जुन। क्या है? अर्जुन। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है बच्चों। गेहूं के अंदर जो खरपतवार उगते हैं, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए जिस शाकनाशी रसायन का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? 2,4-D। अरे कौन सा है? 2,4-D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, गेहूं की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके अंदर 2,4-D नामक शाकनाशी रसायन 2,4-D नामक शाकनाशी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो कौन सी है बच्चों? HD 2009, या इसी का दूसरा नाम क्या है? अर्जुन। क्या है? अर्जुन। दूसरी यदि बात करें उसके पश्चात, तो जॉब 666। देखो बच्चों, ये मैंने आपको मृदा बताई, बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन कई बार अपने पास भूमि होती है बच्चों लवणीय। कैसी होती है? लवणीय। भूमि कैसी होती है? लवणीय, ठीक है। लवणीय भूमि होती है। तो लवणीय भूमियों हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? जॉब 666। लवणीय क्षेत्रों हेतु। लवणीय क्षेत्रों के लिए कौन सी? जॉब 666। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कल्याण सोना गेहूं की एक प्रसिद्ध किस्म है। सुजाता बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। HD 2009 या अर्जुन इसका दूसरा नाम है। ये एक ऐसी किस्म है गेहूं की जिसके अंदर 2,4-D नामक शाकनाशी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जॉब 666 ये गेहूं की लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है बच्चों बीज दर। क्या आता है? बीज दर। तो देखिए आप, बीज दर देखिए, बीज दर सीड रेट की अपन बात करें तो देखिए बच्चों, एक तो हो गया सामान्य। क्या हो गई? सामान्य बीज दर। एक हो गई लवणीय व क्षारीय, लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों के लिए। और एक हो गई डिबलर, डिबलिंग। देखिए बच्चों, सामान्य यदि बीज दर की बात करें तो गेहूं को जो सामान्य बीज दर है वो है बच्चों 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है? 100 किलोग्राम। लवणीय या क्षारीय भूमि के लिए लवणीय या क्षारीय भूमि के लिए यदि अपन बीज दर की बात करें तो 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 120 से 125 किलोग्राम। डिबलिंग विधि के द्वारा बीज दर जो रखी जाती है वो रखते हैं बच्चों 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डिबलिंग विधि क्या होती है बच्चों? एक यंत्र होता है डिबलर। कौन सा होता है? डिबलर। डिबलर एक यंत्र होता है जिसको खेत में इस प्रकार से नीचे गाड़ करके, चौब करके, और उसके अंदर एक एक दाना डाल करके बुआई के लिए काम में लिया जाता है। तो डिबलर यंत्र कहते हैं उसको, ठीक है। और उस विधि को कहते हैं डिबलिंग। क्या कहते हैं? डिबलिंग। तो डिबलिंग विधि के द्वारा बुआई करने हेतु जो बीज दर है वो है बच्चों 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूछी जा सकती है बच्चों। लेकिन एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा कि आपकी जो बुक है, आपकी जो ये नई बुक है ना, उसके अंदर है ना आपके 35 से 40 किलोग्राम दे रखी है बच्चों डिबलिंग विधि के द्वारा। लेकिन पुरानी जितनी भी बुकें हैं, कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, वहां पर इसकी जो बीज दर मानी है बच्चों वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी मांगी है?
मानी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप तो यही याद रखना, आपकी जो 12th की बुक है उसके अंदर यही दे रखी है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सामान्य के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लवणीय व क्षारीय भूमि के लिए कितनी 120 से 125 किलोग्राम, और डिबलर विधि के द्वारा बीज दर कितनी रखते हैं 35 से 40 किलोग्राम। डिबलिंग विधि के द्वारा, डिबलर विधि के अंदर जो यंत्र उपयोग करते हैं वो डिबलर करते हैं डिबलिंग विधि के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें बीज उपचार की। देखिए बच्चों, बीज उपचार की यदि अपन बात करें तो बीज उपचार देखिए बच्चों, गेहूं के अंदर ईयर कोकोल या टुंडू रोग लगता है, तो इनसे रोगग्रस्त जो क्षेत्र रहते हैं वहां के बीजों को 20% नमक के घोल में डुबो कर रखें। उसके बाद या 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को कैप्टोन या थायरम या बॉविस्टीन, ये कवकनाशी रसायन है, इनके द्वारा उपचारित करें। और उसके बाद बीजों को क्लोरोपाइरीफास 5 ml क्या लेते हैं बच्चों, क्लोरोपाइरीफास, ये दीमक आदि को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो क्लोरोपाइरीफास 50 EC से उपचारित करें। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं बच्चों, ईयर कोकुल या टुंडू रोग के लिए रोगग्रस्त जो क्षेत्र रहते हैं वहां पर 20% नमक के घोल के अंदर बीजों को डुबोया जाता है। उसके बाद बीजों को निकाल करके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कैप्टोन, थायरम या बॉविस्टीन नामक कवकनाशी रसायन के द्वारा बीजों को उपचारित कर लिया जाता है। उसके पश्चात क्लोरोपाइरीफास किसके द्वारा उपचारित कर देंगे, क्लोरोपाइरीफास 5 ml क्लोरोपाइरीफास 50 EC लेते हैं और इसके द्वारा बीजों को उपचारित कर दिया जाता है। उसके बाद लवणीय मृदाओं के लिए यदि बीजों की बात करें तो 24 लवणीय मृदाओं में बीजों की बुआई के लिए क्या करते हैं बच्चों, 24 घंटे तक बीजों को सोडियम सल्फेट के घोल में डुबो कर रखें। व उसके बाद PSB, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बच्चों, पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन, PSB का पूरा नाम पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के अंदर। PSB का मतलब क्या होता है, फास्फोरस सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया इसको कहते हैं अपन, ठीक है ना, PSB को, फास्फोरस सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया या एजेटोबैक्टर 600 ग्राम का कल्चर लेते हैं और उसका गुड़ आदि के अंदर घोल बना करके इसके बीजों को उपचारित कर दिया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने वो आता है बच्चों, देखिए बच्चों, उसके बाद यदि बात करें बुआई का समय, बुआई के समय की यदि अपन बात करें तो देखो बच्चों, भूमि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंचित भूमि, एक होती है असिंचित भूमि। तो असिंचित क्षेत्रों के लिए जो बुआई का समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य का माना जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्र जो रहते हैं उसमें 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य बुआई कर देनी चाहिए। उसके बाद यदि बात करें सोइंग मेथड, बुआई की विधि की यदि बात करें तो गेहूं की जो बुआई करते हैं वो कतारों में करते हैं और कतार से कतार की जो दूरी रखी जाती है, कतार से कतार की जो दूरी रखी जाती है वो 22.5 सेंटीमीटर, कितनी रखते हैं बच्चों, 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। और पौधे से पौधे के मध्य की दूरी कितनी रखते हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद खाद एवं उर्वरक की यदि बात करें तो FYM या गोबर की खाद कितने डालते हैं, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। कब डालते हैं, बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले, बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले डाली जाती है गोबर की खाद FYM। उसके बाद नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा डाली जाती है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। फास्फोरस की जो मात्रा डाली जाती है वो कितने डाली जाती है बच्चों, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितने डालते हैं, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटेशियम की जो मात्रा डाली जाती है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। और ये जो मात्रा टोटल डाली जाती है तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय दी जाती है, वह फास्फोरस व पोटेशियम की पूरी मात्रा बुआई के समय दी जाती है। नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा रहती है उसको प्रथम सिंचाई तथा दूसरी सिंचाई के समय दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने बच्चों वो आएगा कौन सा, सिंचाई। ये जरूर ध्यान रख लेना भैया, कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर है और पौधे से पौधे की कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सिंचाई,
देखिए बच्चों, सिंचाई की यदि बात करें, इरिगेशन की अपन बात करें, तो गेहूं के अंदर 6 से 8 कितनी 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्रांतिक अवस्थाएं। क्रिटिकल स्टेज। क्रांतिक अवस्थाएं, गेहूं के अंदर क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्थाओं की यदि बात करें तो कितनी क्रिटिकल स्टेज होती है बच्चों? 6। कितनी होती है? 6। ठीक है ना। कौन कौन सी होती है? देखिए, पहली है CRI, दूसरी है टेलरिंग, तीसरी है जॉइंटिंग, चौथी है लेट जॉइंटिंग, 5 नंबर जो है वो है मिल्किंग, 6 नंबर जो है डफ। तो ये 6 क्रांतिक अवस्था है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और जेट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। पहली क्रांतिक अवस्था CRI है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने दिन बाद आती है? 21 दिन बाद। बुआई के कितने दिन बाद? 21 दिन बाद। ठीक है। तो ये 6 क्रांतिक अवस्था है जिन पर अलग अलग समय पर अलग अलग सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अपन इसकी कल डिटेल में चर्चा करेंगे। कल अपना ये क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।